तो अब बात कर लेते हैं तीसरा प्रश्नावली 3.5 के बारे में। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट करी है। आज हम बात करें प्रश्नावली 3.5 के बारे में। इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इससे पहले हमने दो विधि पढ़ ली है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन। उसके स्टेप बाय स्टेप आराम से विस्तार से पढ़े कि प्रतिस्थापन में क्या करना पड़ता है और विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है। इस 3.5 में एक विधि और आने वाली है जिसका नाम है बीजगणित विधि। काम वही रहेगा, एक्स और वाई का मान निकालना। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब उसके भी क्या है, स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। अब उसके स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे क्वेश्चन में। जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके स्टेप बाय हम स्टेप यही पढ़ लेंगे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, बीजगणित विधि कैसे लगाने पड़ती है। तो चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण के युग में से जिसका अद्वितीय हल है, जिसका अद्वितीय हल है या जिसका कोई हल नहीं है या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, अगर अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित विधि से हल कीजिए। यानी कंडीशन क्या दे रखी है हमें? तीन दे रखी है। फिर दे रखा है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल है या अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है। अगर कंडीशन ये आती है तो अगर कंडीशन आती है अद्वितीय हल की तो हमें कहाँ लगाना है? बीजगणित विधि से क्या करना है? उसको हल करना है। अब तुम कहेंगे अद्वितीय हल क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल क्या है और कोई हल नहीं है, हम इसको पहचाने कैसे? मैंने 3 पॉइंट जब मैं आपको बंद करा रहा था वहां मैंने ये कंडीशन दिखा चुका था। जब संगत और असंगत हम पढ़ा रहे थे या निम्न पाठ की बात करी थी, मैं संगत असंगत के बारे में देखिए, समांतर संपाती प्रतिच्छेद के बारे में बात करी थी, तो वहां से एक कंडीशन विस्तार से आई थी अद्वितीय हल और कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। चलो मैं कंडीशन ले देता हूँ। जो कंडीशन है देखो, हम अद्वितीय हल कैसे पहचानेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल कैसे पहचानेंगे या कोई हल नहीं है कैसे पहचानेंगे। सही है। देखो कंडीशन क्या आती है? कंडीशन आती है हमारी a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल। अगर ये कंडीशन आती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अद्वितीय हल। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर कंडीशन आती है आपकी ये वाली a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 नॉट इक्वल आती है यहाँ, तो इसे हम बोलते हैं कोई हल नहीं। तो हम लिख देंगे यहाँ, इसको बोलते हैं कोई हल नहीं, ठीक है। और आज की कंडीशन तुम्हारी ये a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम अपरिमित रूप से अनेक हल। तो क्या बोलेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल है। सही है। ये हमें क्या है? तीनों कंडीशन दे रखी है। अब तुम कहेंगे इन कंडीशन को हम चेक कैसे करेंगे? तो जो तुम्हारी दो रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं वो किसी कंडीशन होती है a1a2 प्लस के b1b2 प्लस के c1h2 इक्वल 0। ये किसका होता है? इसका मानक रूप होता है। और दूसरी कंडीशन क्या होता है? a1a2 प्लस के b1b2 प्लस के c1c2 इक्वल 0। और दूसरे a1a2 प्लस के b1b2 प्लस के c1c2 किसका होता है? पहले का होता है। और a2 x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल किसका आता है? समीकरण इक्वेशन दूसरी का होता है। तो वहां से हम कंडीशन से चेक करेंगे, a1 b1 और c1 के मान निकाल लेंगे और फिर इन कंडीशन में देखेंगे कि ये कंडीशन कौन सी बननी है। अगर अद्वितीय हल बननी है, कोई हल नहीं बननी है, अपरिमित रूप से अनेक हल बननी है, तो इन कंडीशन में क्या करेंगे? चेक करेंगे। अगर आई अद्वितीय हल तो हम इसमें क्या लगाएंगे? बीजगणित विधि लगाएंगे। कंडीशन सिर्फ इसमें लगेंगी बीजगणित विधि, इसमें और इसमें आपको बीजगणित विधि नहीं लगानी। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? देखो हमें दो क्या कह रही है? दो समीकरण दे रखी है, रैखिक समीकरण का युग्म दे रखा है। तो पहले हमें इसकी करने के लिए हमें चेक करने पड़ेंगे। सही है। और जब ये चेक करने पड़ेंगे तो हमें a1 b1 c1 या a2 b2 c2 इन सब की वैल्यू चाहिए। तो पहले इनके मैं मानक रूप से क्या करके जो इक्वेशन फर्स्ट है, मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ इसको, इक्वेशन सेकंड जो इसका मानक रूप है उससे मैं क्या कर लेता हूँ? इसकी तुलना कर लेता हूँ। चलो तुलना करते हैं। समीकरण एक की तुलना किससे करें? इसके मानक रूप क्या होता है? a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल 0 तथा समीकरण 2 की तुलना किससे करनी है हमें? a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल 0 से करने पर
चलो तुलना करते हैं। अब तुलना किससे करें? समीकरण 1 के इसके मानक रूप से। तो समीकरण 1 ये इसका मानक रूप ये एरिया। तो समीकरण 1 में x यानी कि a1 जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इतनी बात समझ आ गई। देखो ये वाला भाई ये वाला भाई b1 की वैल्यू ये होगी, तो b1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -3। सही है। अब ये c1 और ये c1, तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -3। सही है। इसी प्रकार समीकरण 2 की निकाल लेंगे, तो ये x और ये x और a2 तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3। और ये b2 सर ये बाई और b2 की वैल्यू कितनी आ गई? -9। और ये c2 और ये रहा c2, और c2 की वैल्यू कितनी आ गई? -2। अब अनुपातों से हम देखते हैं, अनुपातों से। तो अनुपातों से क्या देखते हैं हम? 1/3 यानी ये वाले पार्ट 1/3 बराबर -3/-9 और बराबर -3/-2। जो कट रहा है वो काट देते हैं। माइनस से माइनस काटा, 3 कम 3, 3 तिया 9, यानी कि 1/3 बराबर 1 ये माइनस से ये वाला माइनस भी कटा, 1/3 बराबर -3/2। सही है। अब देखो कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है और ये बराबर नहीं है, कहना मतलब नॉट इक्वल कहाँ गया? यहाँ आ गया। यानी कंडीशन कौन सी बननी है तुम्हारी? a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 नॉट इक्वल c1/c2। सही है। तो ये वाली जो कंडीशन बनी, ये कंडीशन देखो a1 की वैल्यू ये थी ना, 1 की a1 और 3 की कितनी थी? a2। तो ये इन कंडीशन के मान रूप में परिवर्तित कर दिया मैंने। ठीक है। अब जो ये कंडीशन बनी, अब इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ये वाली कंडीशन देखो, इस कंडीशन को बोलते हैं कोई हल नहीं है। तो लिखेंगे रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। और जब ये कोई हल नहीं है तो इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं करना। तो वो ये कह रहा था, अगर ये द्वितीय हल की स्थिति होगी तो जब जाके हमें प्रजगुण विधि क्या करनी है? लगानी है। कंडीशन कौन सी आई है हमारे पास? कोई हल नहीं की। कंडीशन कौन सी आई है हमारे पास? कोई हल नहीं की। तो अब इसको बीजगुण विधि से दोबारा क्या करना है? हल नहीं करना है। बीजगुण विधि में क्या समझाऊंगा? जब अद्वितीय हल आएगा ना, जब अद्वितीय हल आएगा, जब मैं इसकी वो कर लूँगा यानी कि बीजगुण विधि लगा लूंगा, तो वही क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे? इसे फॉलो करेंगे। बीजगुण विधि में क्या करना पड़ता है। ठीक है। तो चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर हम आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट के बारे में। इससे हमने क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है या किसका कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल है तो हमें ग्राफी विधि से क्या करना है? हल करना है। तो हमें कंडीशन चेक करने के लिए हमारे पास 3 स्थिति थी, एक अद्वितीय हल या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। कंडीशन थी अगर a1/a2 b1/b2 और आता है नॉट इक्वल तो आती है अद्वितीय हल। अगर आती है a1/a2 इक्वल b/b2 इक्वल c/c2 नॉट इक्वल तो आता है कोई हल नहीं है। अगर आता है a1/a2 इक्वल b/b2 इक्वल c1/c2 तो हम इसे क्या बोलते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब ये मान कहाँ से निकलते हैं? तुम्हें पता है कि जो इसका मानक रूप होता है ना, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0 या a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0, तो उनके मानक रूप से हम क्या करेंगे? उसकी तुलना करेंगे और वहां से a1 b1 c1 के क्या निकालेंगे? मान निकालेंगे, ताकि इन क्वेश्चन में क्या करेंगे? चेक करेंगे। फिर वहां से देखिए कौन सी कंडीशन है, अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर दोनों कंडीशन आई कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है तो हमें ग्राफी विधि से इसको हल नहीं करना। अगर आगे अद्वितीय हल है तो वो कह रहा है अद्वितीय हल की स्थिति को बीजगुण विधि से क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसमें हमें क्या लगानी है? बीजगुण विधि लगानी है। इतनी बात समझ आ गई। तो बीजगुण विधि स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या करना पड़ता है। ठीक है। तो बीजगुण विधि में देखिए, जब बीजगुण विधि हम लगाएंगे तो चलो पहले क्या करते हैं? इसके मानक रूप से क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं। तो पहले इसका मानक रूप ठीक कर लो, या करके 2x प्लस के वाई, इधर प्लस कर दे जाके माइनस का 5 इक्वल टू 0, या करके इसको भी कर लो 3x प्लस के 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इक्वेशन सेकंड मान लो। इतनी बात ही समझा लो। ठीक है। अब इसके मानक रूप से हम क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 की तुलना, तो लिखो समीकरण 1 की तुलना। इसका मानक रूप यानी a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0 तथा समीकरण 2 की तुलना इससे करनी। इसके मानक रूप से ही a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0 से करने पर
सही है। तो चलो तुलना करते हैं। तो ये समीकरण एक ये रही और समीकरण एक का मानक रूप ये रहा। तो ये x ये वाला x यानी a1 2, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। सही है। ये वाला y ये वाला y ये b1 जिसका कुछ नहीं होता उसका कितना होता है 1 होता है। तो b1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 और c1 की वैल्यू कितनी आ गई -5। इसी प्रकार समीकरण 2 के मानक के रूप की तुलना करो। तो समीकरण 2 का जो मानक रूप है x a2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऐसी y ये वाला y और b2 की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये वाला c2 और ये माइनस का 8 और c2 की वैल्यू कितनी आ गई -8। इसी बारे में आ गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने a1 b1 c1 या a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल ली। तो अब इन कंडीशन में क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब तो इन कंडीशन में चेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे, अनुपातों से। तो अनुपातों से हमें क्या पता चलता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 सही है इक्वल c1/c2। ठीक है। तो अब देखते हैं इनमें कौन सी कंडीशन आ रही है हमारी। तो a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/3 बराबर b1/b2 की वैल्यू कितनी है 1/2 बराबर c1/c2 की वैल्यू -5/-8। जो कट रहा है वो काट दो, माइनस से माइनस कटा तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ 2/3 इक्वल 1/2 और इक्वल 5/8। यानी कहना मतलब ये है कि इसके बराबर ये पार्ट नहीं है। इसके बराबर देखो ये पार्ट नहीं है 2/3 यहाँ 1/2 है, तो इसके बराबर वाला पार्ट नहीं है। तो नोट इक्वल कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो कंडीशन कौन सी आ गई, पहली वाली a1/a2 इक्वल b1/b2। अब जब ये कंडीशन आ गई नोट इक्वल वाली, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अद्वितीय। तो हम लिख देंगे रैखिक समीकरण का क्या है, ये अद्वितीय है। तो ये बात लिख देते हैं, रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल है। सही है। और जब ये अद्वितीय हल होता है, जब ये अद्वितीय है तो क्वेश्चन कह रहा है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुण विधि से क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब हमें क्या लगानी है, इसकी बीजगुण विधि लगानी है। तो चलो मैं ये कार्य रब कर देता हूँ। ठीक है। देखो बीजगुण विधि में क्या करना पड़ेगा, देखो बीजगुण विधि देखते हैं। बीजगुण विधि में स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ता है। देखो यहाँ देखो, अब बीजगुण विधि द्वारा बीज गुणन विधि से द्वारा कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है। तो बीजगुण विधि में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। तुम्हें पहले x y और 1 लिखना पड़ेगा। तो भाई मेरी बात समझिए, स्टेप बाय स्टेप क्या है। देखो पहले x लिखो, फिर y लिखो और फिर 1 लिखो। इतना पार्ट लिख दिया तुमने, x y 1। ये बात मेरी याद होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है। वो रिपीट कर लेना एक बार याद करके। ठीक है। अब जो तुमने x y 1 लिखा, तो इसके नीचे तुम्हें देखो कहाँ नंबर लिखने हैं। जो x के नीचे तुम्हें नंबर लिखने हैं वो लिखने हैं b1 b2 और c1 c2 वाली दोनों वैल्यू। देखो b1 b2 और c1 c2, इतनी बात समझ में आ गई। सही है। अब दूसरा देखो y की तरफ क्या करना है, एक बार दोनों लिख दिए b1 b2 c1 c2। अब तुम्हें दोबारा रिपीट कर लो इन दोनों नंबर को a1 a2 और b1 b2, यानी कि a1 a2 और b1 b2। सही है। कुछ समझ में आया। मैंने क्या करा, देखो मैंने ये करा कि x y 1 लिखा पहले, अब फिर x के नीचे जो नंबर थे ये दोनों b1 b2 c1 c2, तो b1 b2 और c1 c2, और ये दो नंबर रिपीट करके फिर बाद से पीछे नंबर गए a1 a2 b1 b2, यानी a1 a2 और b1 b2। यहाँ हमने ये कार्य क्या करा, रिपीट करा। अब इसमें क्या करना पड़ता है, एक स्टेप और करना पड़ता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो पहले मल्टीप्लाई किसकी होगी, इसकी, और फिर मल्टीप्लाई होगी इसकी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो चलो हम करते हैं x। देखो सॉरी बटन का निशान लेते भी। देखो b1, अब b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो b1 b2 की वैल्यू रखते हैं। तो b1 और b2 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ रख दो तुम 1/2 रख देते हैं। ठीक है। और c1 c2 वैल्यू -5 और -8, तो यहाँ लिख दियो -5 और -8, बाई चल जाता। ठीक है। फिर a1 a2 की वैल्यू 2/3, तो 2 3 और 1 b1 b2, तो b1 b2 की a1 2, तो 1 2। सही है। अब इसका भी जो हमने मेथड लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो मैं वैल्यू पुट करके, इसकी इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें। चलो अब इसका क्या करते हो, देखो अगला स्टेप क्या है इसका, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
देखो ये x ऐसा का ऐसे ही, ठीक है। अब देखो क्या करना है, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना है, 8 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे माइनस का तो कितना आएगा, माइनस का 8 ही आएगा, सही है। और जब बाबू दूसरे के लेके जाएंगे ना, पहले इसकी मल्टीप्लाई करके -8 आ गया, पर जब हम दूसरे के लेके जाएंगे तो अपनी तरफ से एक माइनस का चिन्ह लगाना है जब जाना है, तो पहले अपनी तरफ से एक माइनस का चिन्ह लगाओ, सही है। जब जाना है देखो 3 2 का पड़ा 5 बार पड़ेंगे, 2 पंजे 10 और प्लस माइनस के माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस का 10। ये बात में ध्यान रखना, जब हम शुरू के लिए पढ़ते हैं तो सही है, और जब दूसरे के लिए जाते हैं तो एक माइनस का चिन्ह लगाते हैं पहले, जब जाके पढ़ा पड़ते हैं। तो इक्वल, अब जो इक्वल ले लो, ठीक है, इक्वल बाई, देखो बाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले से जाना है 5 दिया 15, माइनस से कितना आ जाएगा 15, और जब दूसरे के लिए जाएंगे तो एक माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाएंगे, तो अपनी तरफ से माइनस चिन्ह लगाया, और जब चलो दूसरा पड़ा 8 दूनी 16 प्लस माइनस के माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखो 1, पहले हमें ऐसे जाना है, 2 का पड़ा 2 बार 2 2 जा 4, और जब दूसरे के लिए जाएंगे तो क्या लेना है, माइनस का चाल लेना है, तो एक माइनस का चाल लो, जो पड़ा पड़ो 3 का 1 में 3 1 जा 3, सही है। अब इसकी थोड़ी कैलकुलेशन कर लो, आगे कैलकुलेशन यहाँ देखो, ठीक है। अब देखो x, देखो ये माइनस का 8, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 10 बराबर, देखो 15 सॉरी बाई, और ये माइनस का 15, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 16 ऐसा ऐसे इक्वल, देखो 1 और 4 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे कहानी सुनो, x 10 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 2, और प्लस की संख्या बढ़ी तो प्लस का चिन्ह आएगा, बराबर बाई 16 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा 1, इक्वल 1/1, सही है। अब अगला स्टेप क्या है, तुम्हें जब तुम इन सबकी वैल्यू प्रॉपर निकाल लोगे नीचे, तो तुम्हें क्या करना है, एक बार इसके बराबर रख देना है, एक बार इसके बराबर रख देना है, ये स्टेप बाय स्टेप है इसमें। तो अब पहले हम लेंगे x/2 बराबर 1/1, यानी कि इस वाले पार्ट के बराबर ये वाला पार्ट ले लेंगे, ठीक है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें इसकी इसमें, यानी x की एक में करोगे तो x ही आएगा, और 2 की 1 में करोगे 2 1 जा 2। अब ऐसी इसकी करो, अब करके y/1 इक्वल कितना आ जाएगा 1/1, तो y की 1 में करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, और 1 की 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। तो हमने x की वैल्यू कितनी निकाली 2, और y की वैल्यू कितनी निकालनी है 1। तो ये हमें क्या निकालनी थी, x और y की वैल्यू निकालनी थी बीजगणित विधि से, वो हमने बीजगणित विधि निकालनी थी। ये स्टेप बाय स्टेप है बीजगणित विधि के, ठीक है। जब प्रतिस्थापन विधि के ध्रुवण विधि के स्टेप बाय स्टेप अलग थे, तो ऐसे हमारे क्या है बीजगणित विधि के स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, तीसरा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.